हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिए बेटा, हम एनटीए पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 102 नंबर के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस करूँगा। इससे आपको वो क्वेश्चन बेटर तरीके से एक्सप्लेन हो सके या उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। इसका मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन यह है कि आपका मोर EN ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, बट ये हाइड्रोजन भी किसके साथ अटैच होना चाहिए, मोर EN के साथ अटैच होना चाहिए। तो देखिएगा, पहला एसिटिक एसिड और वाटर है। आपको पता है एसिडिक एसिड वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कैसे, CH3 डबल बॉन्ड OH, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो ये तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। फिनोल में, फिनोल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एबल है, बट मीथेन का हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होगा। CH3F में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एबल है, बट एसीटोन में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एबल नहीं है। ऐसे ही इसमें ये बॉन्ड बनाने के लिए एबल है, बट PH3 एबल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बेटा नंबरिंग यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एमाइड है। अमाइड भी वैसे तो फंक्शनल ग्रुप होता है, बस सीनियरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा और अमाइड यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट होगा। अब बताओ, अगर अमाइड यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। और अगर प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स में आएगा कार्बामाइल। तो देखो 4 नंबर पर है कार्बामाइल, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4 कार्बामाइल। अब आप देखो, आपने लोकेंट प्रीफिक्स लिख दिया। अब लोकेंट हो चुका है, लोकेंट के साथ प्रीफिक्स हो चुका है, उसके बाद में आएगा बेटा रूट नेम। तो अब आप जरा देखो रूट नेम में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। बताओ 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगा दोगे, पेंट। रूट नेम के बाद में आएगा सफिक्स प्राइमरी। तो बताओ सफिक्स प्राइमरी का मतलब बॉन्ड, कहाँ पर है बॉन्ड, 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। और लास्ट में आएगा आपका सफिक्स सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा 1 ओइक एसिड। और इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो 3 इन, ई ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा इनोइक एसिड। तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 4 कार्बामाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। अब आप ऑप्शन में देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 कार्बामाइल पेंट 3 इनोइक एसिड, यही हमारा राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज बेसिसिटी ऑफ गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप नाइट्रोजन है, उसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। यहाँ नाइट्रोजन के साथ CH3 लगा हुआ जिसका डायरेक्ट M लग रहा है, अर्थात यहाँ पर आप देख लीजिएगा डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर का। ये तो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, इसका -M लग रहा है, इसलिए ये तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। अब आप देखो इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज तो है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का इसके ऊपर -I लग रहा है और यहाँ से सल्फर का भी इस पर -I लग रहा है। अब आप देखो इन दोनों में से -I किसका ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है 3.5, इसकी EN कम है। तो अगर मैं -I की बात करूं तो -I इफेक्ट ऑक्सीजन का सल्फर से ज़्यादा है। और आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M + I
-I और -M होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा बेसिक होगा जिसका +M है, उसके बाद +I, उसके बाद -I और उसके बाद -M। तो आप देखो इन दोनों पर भी इन फेवर कंडीशन नहीं है, अनफेवर है, यहाँ पर भी अनफेवर कंडीशन है और यहाँ पर भी अनफेवर है, तो इसका मतलब अनफेवर आपका वीक होना चाहिए। तो इन दोनों में से आपका ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है, और आपको पता है इस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। तो सबसे ज़्यादा मोर बेसिक है फर्स्ट, तो सबसे मोर बेसिक फर्स्ट होगा और सबसे लीस्ट बेसिक सेकंड होगा। तो फर्स्ट सेकंड ये तो रोंगल हो गया, फर्स्ट 2 ये राइट है, फर्स्ट 3 ये भी रोंग है, फर्स्ट और 4 ये भी रोंग है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? बी। तो ध्यान देना सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट, उसके बाद में होगा सल्फर, उसके बाद में ऑक्सीजन और सबके बाद में होगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, लोन पेयर लोकेलाइज नहीं, यहाँ पर लोन पेयर क्या है बेटा? डी लोकेलाइज है। तो इसका आंसर होगा बी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टोलूइन है, टोलूइन पर रिएक्शन कराना है, Cl2 लाइट के साथ हीट करना है। तो आपको पता है कौन सा रिएक्शन हो गया ये? तो ये बेटा आपका रिएक्शन हो गया FR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो जब हम टोलूइन पर इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आपके तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा। तो X की वैल्यू आ गई है। अब हमें करना है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन। तो जब इसका हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये NSR हो गई बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, जिसमें क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH से। तो कार्बन OH OH OH, एक कार्बन पर 3 OH हो जाएंगे, ये आपका वाई प्रोडक्ट हो गया। ये स्टेबल नहीं है तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मोलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम वाई प्रोडक्ट इसको बोलेंगे कि ये वाई प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करना है? सोडा लाइम। आपको पता है सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH + CaO और वो भी 3:1 में। तो इसका 3:1 है और सर ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो जब इसका हम यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो पहले आपका बेंजोइक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, पहले जो बेंजोइक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बेंजोएट में, और जब इसको हम यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से ये CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। तो जेड प्रोडक्ट आपका बेंजीन हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमने पूछा था प्रोडक्ट जेड इज, तो बताओ प्रोडक्ट जेड क्या आ रहा है? बेंजीन। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा बेंजीन। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, कौन सा आंसर सही है बेटा? फोर्थ डी वाला, जिसमें प्रोडक्ट होगा आपका बेंजीन। तो ध्यान रखना Cl2+ लाइट के साथ FrSR होगी, सभी अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे, 3 क्लोरीन लग जाएंगे। एक्वस NaOH के साथ NSR होगा, तीनों क्लोरीन हटकर 3 OH लग जाएंगे, अनस्टेबल है, वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव होकर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड की सोडा लाइम के साथ करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन है, पहले एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम का सोल्ट बनेगा, यहाँ से CO2 निकलेगी और बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब आप चाहो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, ये हैलाइड है, इस पर अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना है। X आपको बताना है X क्या होगा। आपको पता है बेटा अल्कोहलिक KOH आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट पर। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पर। अब आप देखो रिएक्टेंट में जिस कार्बन पर Br लगा हुआ अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा, यहाँ पर आपका बीटा कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री है। और हमें पता है कि जब बीटा कार्बन 3 डिग्री होता है तो इट इज़ द पार्ट ऑफ E1, ये E1 का पार्ट है जिसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्ब कैटाइन। तो हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनाना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा? C Br, सबसे पहले यहाँ से Br हटेगा, तो Br के हटने से यहाँ पर कैटाइन ये बनेगा। अब आप देखो ये कैटाइन 1 डिग्री अनस्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1,2 हाइड्राइड के शिफ्ट होने से आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है।
और ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। अब बताओ अगर ये मोर स्टेबल है तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। अब बताओ यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, तो बनेगा सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि E1 में भी सेट-जेप लगता है और E2 में भी सेट-जेप। तो यहाँ से सेट-जेप अकॉर्डिंग ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन हटेगा, इसके वाया यहाँ से ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 3 3, टोटल 9 एल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे जिसकी मोर स्टेबिलिटी है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट तो नहीं होगा इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड, जिसमें 3 3 3 टोटल 9 एल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है ईथर के साथ, इसका रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड HI के साथ। तो बेटा इट इज़ द पार्ट ऑफ NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, जो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कैटाइन। तो आप देखो ऑक्सीजन के इधर भी 1 डिग्री का है और इधर भी 1 डिग्री का है, तो इसी कंडीशन पर SN2 होगा। तो ये SN2 का पार्ट है। ठीक है, अब आप देखो कंसंट्रेटेड HI के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो CCCOC सबसे पहले यहाँ पर H+ लगेगा, जो कंसंट्रेटेड HI में इसको प्रोटोन करेगा। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ से प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, तो ये ऑक्सोनियम आयन है। अब यहाँ से क्या होगा कि कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। कौन से कैटाइन का, तो देखो अब आप अगर स्टेबल कैटाइन होता है तो SN1, अर्थात अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और अगर एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो तो इसी कंडीशन पर SN1 होता है। अगर आपका 1 डिग्री कैटाइन, 2 डिग्री कैटाइन और विनाइल ऐसे कैटाइन होते हैं तो फिर SN2 होता है। तो देखो यहाँ से 1 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी 1 डिग्री बनेगा, तो ये कौन सा पार्ट है, SN2 है। अब SN2 में लेस क्राउडेड कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये पोर्शन आपका इस तरह से रिमूव हो जाएगा और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CCCOH प्लस CCI, इसका फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा, बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या है। तो फर्स्ट में आपके पास प्रोपेनॉल एथाइल आयोडाइड है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सेकंड आपका रॉन्ग है, थर्ड आपका रॉन्ग है और फोर्थ भी आपका रॉन्ग है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं जिसेल मेथड। क्या बोलेंगे इसे हम, जिसेल मेथड। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन गिवन है NBS के साथ। ये आपका इथाइल बेंजीन है, NBS का रिएक्शन करवाना है। X बनेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ करना है, हीट करेगा, Y बनेगा। इन द गिवन रिएक्शन X एंड Y रेस्पेक्टिवली, आपको X और Y बताना है। तो ध्यान दे बेटा, NBS जो होता है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ से एलाइलिक पोजीशन पर तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 और ये CH3 है। ये हाइड्रोजन आपका एलाइलिक हाइड्रोजन है और एलाइलिक हाइड्रोजन NBS से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 और Br। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका X प्रोडक्ट ये हो गया। तो ज़रा आप देखो, फर्स्ट राइट हो सकता है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है और डी हो सकता है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम यहाँ से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। आपको पता है बेटा, अल्कोहलिक KOH आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर चाहे आप E1 कराओ, E2 कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा सेट-जेप रूल और इससे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इससे क्या एडवांटेज होगी, तो इससे एडवांटेज ये होगी कि पाई सिग्मा लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन हो गया। और लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन होने से आपकी जो एल्कीन है वो हाईली स्टेबल है।
तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। तो बताओ अब इसमें आपको a और d में से आंसर डिसाइड करना है। तो a तो रॉन्ग हो गया और d आपका राइट हो गया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, d होगा। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए यूज होता है। तो हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का मेन जो रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। बट इनमें प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करूंगा मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। अभी कैसे होता है प्रोटेक्शन वो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया है ये ले लिया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी और कीटोन भी है और मैं इसका रिडक्शन कराना चाह रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ला के साथ। तो आपको पता है ला इसका भी रिडक्शन कर देता है, इसका भी रिडक्शन कर देता है। बट मैंने इसका ला के साथ रिडक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बना है ना, वो प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको ये बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। तो अब आप देखो इसके अंदर, तो आप देखो इसके अंदर कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे तो अल्कोहल बन रहा है बट कीटोन से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर कीटोन का क्या हुआ है, प्रोटेक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OH है, इस पर सबसे फर्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इस पर हम सबसे फर्स्ट रिएक्शन करा देते हैं आपके इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब इथाइलिन ग्लाइकोल जो रिएक्शन करेगा वो इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करके यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा। तो बताओ इससे क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा CH3COOCH2 और ये रिंग बन जाएगी और इसके आगे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब आप देखो अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा ला के साथ तो ला केवल इसी का रिडक्शन करेगा, ला इसका रिडक्शन नहीं करता। तो जब ला इसका रिडक्शन कर देगा तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ला इसका रिडक्शन करेगा तो आपका एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आपके पास OOCC ये ग्रुप बन जाएगा। अब आप देखो इस ग्रुप को हटाना है मुझे, तो इस ग्रुप को हटाने के लिए मैं इसका वापस क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा। तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी OH, ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ग्रुप वापस रिमूव हो जाएगा और आपका ये ग्रुप वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। अर्थात अगर किसी रिएक्शन में हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाना चाहें, वो रिएक्शन करता है बट उसको हम रिएक्ट नहीं करवाना चाहे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरली इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, विच पेयर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी डिफरेंटेड बाय I2+ NaOH। I2+ NaOH का मतलब हो गया बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है और ये कह रहा है केवल कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करेंगे जिसमें अल्फा ग्रुप CH3 की फॉर्म में हो। तो देखेगा फर्स्ट के अंदर बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर अल्फा मिथाइल नहीं है। बी में देखिएगा यहाँ भी अल्फा का पार्ट मिथाइल है, ये भी करेगा और इसमें भी अल्फा मिथाइल है, ये भी करेगा। तो इसमें दोनों ही आपके मतलब आइडोफॉर्म जो टेस्ट है वो दे रहे हैं, तो यहाँ भी इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। सी में देखिएगा यहाँ पर भी अल्फा नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा मिथाइल नहीं है, तो ये दोनों जगह पर ही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। इसमें यहाँ पर भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, तो इसमें भी दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर रहे।
डी में देखो आप, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, बट यहाँ पर आपका अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट से जो अल्फा वाला ग्रुप है इससे तो बन जाएगा CH3 और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उससे बन जाएगा आपका, अगर हमने यहाँ पे सोल्ट Na लिया है तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म बीटा अमीनो एल्कोहल। आपको बताना है इनमें से कौन सा बीटा अमीनो एल्कोहल बनाता है विद इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। तो पहले तो आपको बीटा अमीनो एल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 1 2 3 इस पर OH लगा दिया, जिस कार्बन पे OH लगा है वो अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जस्ट आगे वाला कार्बन बीटा, और बीटा पर क्या लगाना चाहिए? NH2 बीटा अमीनो। तो ये प्रोडक्ट बनाना है मुझे, और वो भी किससे? इथाइलिन ऑक्साइड से। तो इथाइलिन ऑक्साइड तो ये होता है, तो ये इथाइलिन ऑक्साइड हो गया। अब आप देखो इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो हम कार्बन वाला तो यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, 2 तो रॉन्ग। अब आप देखो इसके अंदर हम इन दोनों में से एक यूज करेंगे, तो मैं इसका रिएक्शन करूँगा यहाँ पर अमोनिया के साथ, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दोनों कार्बन सेम है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ से आपके अमोनिया जो लेंगे उसमें अमोनिया में जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH2 ग्रुप है। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH2। तो एक जगह तो लग जाएगा NH2 और एक जगह हो जाएगा O-। अब जब आपके पास अमोनिया है तब आपने अमोनिया को डिसोसिएट किया तो NH2- और H+ था, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। तो अब इस पर यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ यहाँ पर आ जाएगा। तो H+ के यहाँ पर आने से बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीटा अमीनो एल्कोहल। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली। आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो सबसे पहला लिखा है सुक्रोज। सुक्रोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर और सुक्रोज इज ए मोनोसेकेराइड। हमें पता है सुक्रोज ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब हो गया C12O22O11, और जब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो C6H12O6 + C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है बेटा। अब आप बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ तो ये मोनोसेकेराइड कहाँ हुआ? यहाँ से तो 2 यूनिट आ रही है। अब बताओ अगर 2 यूनिट आ रही है तो ये मोनोसेकेराइड है डाइसेकेराइड है? तो इसको हम डाइसेकेराइड बोलेंगे, मोनोसेकेराइड नहीं बोलेंगे। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब उसने बोला है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है। हमें पता है कि बेटा जब इन दोनों से यहाँ पर साइक्लिक रिंग जो बनेगी उसमें ग्लूकोज का तो C1 और फ्रक्टोज का C2 कार्बन काम में आता है, अर्थात यहाँ पर नो फ्री ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अर्थात यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग नहीं क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो बेटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O C और CH2OH OH H OH H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो इसमें कीटोन है, तो बेटा ये कीटोज होता है न कि एल्डोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज में होता है एल्डोज, तो क्योंकि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका बी ऑप्शन राइट है, ग्लूकोज। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन करता है। कैसे? आपको पता है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया ओपन चेन ग्लूकोज है। अब आप देखो इससे आपके पास क्या बनेगा? तो इससे एक तो बन जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और एक इससे बन जाएगा क्या? बीटा डी प्लस ग्लूकोज, और ये सेल्फ रोटेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ में
एंगल में जो रोटेशन होता है उसको हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। और ग्लूकोज आपके समय के साथ एट टाइम पर म्यूटा रोटेशन अर्थात अपने एंगल को चेंज करता रहता है, इसलिए ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 31 और 2 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। आपको ये रिएक्शन का सीक्वेंस गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर एक्स विल नॉट बी, एक्स क्या नहीं होगा। तो देखो बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, डायरेक्ट रिंग पे अटैच है, यहाँ पर Cl है और यहाँ से इसने क्या किया है, इन दोनों को रिमूव किया है, अर्थात डी हाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है और उसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन में भी कौन सा है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन है। और आपको पता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH भी रिस्पॉन्सिबल है, NaNH2 भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपका अल्कोहलिक NaOH हीटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है और C2H5O- ये भी रिस्पॉन्सिबल है। अर्थात सारे रिएजेंट एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पर हमारे पास में क्लोरोबेंजीन भी इसमें गिवन है। और ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन, ये मैं बना रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर है CHCl और H। इसका रिएक्शन करेंगे जब हम NaNH2 के साथ। तो जब इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ होगा तो एलिमिनेशन तो होगा, यहाँ से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। बट ध्यान रखना, NaNH2 जो है इसमें NH2- जो है वो बेस है और इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट भैया बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। अर्थात ये इसको रिप्लेस करके इंटरमीडिएट बेंजाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और जिस पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल NH2- अटैक करेगा। इसके वाया यहाँ से आपके पास जो है क्लोरीन जो है वो NH2 से रिप्लेस हो जाता है और NH2 क्लोरीन से रिप्लेस होने की वजह से क्लोरोबेंजीन जो है वो आपके एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम NaNH2 यूज करते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, जबकि उसने प्रोडक्ट में क्लोरीन को चेंज नहीं किया। इसका मतलब हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी, सोडियम अमाइड विद हीटिंग। अब आप चाहो तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन सर्व एज ए मोनोमर फॉर एन एडिशन पॉलीमराइजेशन। आपको बताना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए इनमें से कौन सा जो है वो मोनोमर की तरह यूज हो सकता है। तो हमें पता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं वो हमेशा आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम में होते हैं। जो सिस्टम आपके अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें जनरली हम किसको लेते हैं, एल्कीन को। अर्थात एथीन के जो डेरिवेट होते हैं वो हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट भी एथीन का डेरिवेशन है, ये स्टाइरिन है, और ये आपके PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, तो ये भी एथीन का डेरिवेट है। ये आपके PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये भी एथीन का डेरिवेट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स है। तो ध्यान दें, 1, 2, 3, 4, 2 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल। आप जरा देखो इसमें 2 क्रेल सेंटर है, बट बेटा 2 क्रेल सेंटर के साथ साथ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, अर्थात ये सिमेट्रिकल है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अर्थात इसके 4 आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, तो बेटा इसके 4 आइसोमर्स में से आपके एक आइसोमर्स पेयर ऑफ मीजो है, इसलिए इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है।
आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 3 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला है मिथाइल, इधर Br, इधर H, इधर Br, इधर H और इधर मिथाइल। अब आप देखो, इसका मैं सेकंड मिरर इमेज बना देता हूँ। तो ये Br, ये H है, ये Br, ये H है और ये मिथाइल है। और नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इधर Br, इधर H, इधर मिथाइल, इधर H, इधर Br और इधर मिथाइल है। और नेक्स्ट में इधर H हो गया, इधर Br हो गया, इधर Br हो गया, इधर H हो गया, इधर मिथाइल हो गया, इधर मिथाइल हो गया। तो ये देखो, मैंने 4 आइसोमर्स बनाए हैं। बट आप ज़रा देखो, फर्स्ट और सेकंड आइसोमर्स अर्थ है, तो फर्स्ट आइसोमर्स में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बोथ आर मीजो। और अगर ये दोनों मीजो तो बेटा ये दोनों एक ही आइसोमर्स है, अलग अलग आइसोमर्स नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इसका हाफ पार्ट ऐसे रोटेट होगा, हाफ पार्ट ऐसे रोटेट होगा, इसमें भी हाफ पार्ट राइट होगा, हाफ लेफ्ट होगा। तो ये दोनों ही क्या हैं बेटा, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं और दोनों सिमिलर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज है। तो इनके मिरर इमेज जो होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल है। तो इनमें सिमिलर क्यों बोला? क्योंकि इनके मिरर इमेज जो हैं वो सुपर इम्पोजिबल हैं। अगर सुपर इम्पोजिबल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके 2 अलग अलग आइसोमर्स भी नहीं होंगे। बट ये दोनों आपके अलग अलग आइसोमर्स हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। और इसके अंदर आपका जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट मिरर इमेज होने पर सुपर इम्पोज नहीं है। और अगर ये दोनों मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एनियोमर्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एनियोमर्स। तो ये आपके एनियोमर्स के पार्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो बताओ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते तो 4 होते, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो 3 होते हैं। जैसे टार्टेरिक एसिड और मीजो टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए उसके 4 होते हैं। बट मीजो टार्टेरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए उसमें मीजो वाला जो है उसको हम काउंट नहीं करते। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 36 और 38 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। अर्थात सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस क्या कहलाता है? तो अभी हमने पहले भी कहा था, सुक्रोज C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, अर्थात एक बनेगा ग्लूकोज और एक मोल बनेगा फ्रक्टोज। अब आप देखो, जो सुक्रोज होता है वो आपका डेक्स्ट्रोरोरेटरी होता है, अर्थात इसके जो अंदर एंगल होता है वो 66.5 डिग्री है प्लस में। और जो ग्लूकोज होता है वो भी आपका डेक्स्ट्रोरोरेटरी होता है, और इसके लिए जो होता है वो प्लस का 52.5 डिग्री है। बट आपका फ्रक्टोज जो है बेटा वो लीवोरोरेटरी होता है। क्या होता है? वो लीवोरोरेटरी होता है, और इसके लिए जो एंगल होता है वो होता है 92। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो से क्या बन गया? लीवो। इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वर्जन प्रोसेस। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 43, इन द गिवन रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन गिवन है, अर्थात एसीटोन है, कीटोन और कीटोन पर ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन। तो हमें पता है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अदर एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड तो आंसर रॉन्ग है, सी और डी में से आंसर होगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा, वो देखिएगा, PH मिथाइल C डबल बॉन्ड O, इस पर रिएक्शन करेंगे C2H8 MgBr, अर्थात ये आपके पास हो गया CH3CH2 MgBr। सॉरी, यहाँ पर ये 8 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 6 होगा। तो ये आ गया आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप जब इसका रिएक्शन करोगे तो ये पार्ट नेगेटिव है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? PH CH3CO MgBr और नीचे इथाइल हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे।
जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होकर HOH हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा PHCH3CETOH। अब आप देखो ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, और 3 डिग्री अल्कोहल में भी इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंस है। तो बताओ एक्टिव बोलूँ या इनएक्टिव बोलूँ, तो ये आपका एक्टिव अल्कोहल हो गया, तो इसमें आंसर होगा एक्टिव अल्कोहल 3 डिग्री। तो इसका आंसर है ऑप्टिकली इनएक्टिव 3 डिग्री, ये भी रॉन्ग है, तो बेटा इसका डी आंसर राइट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड इनको एस्टरीफिकेशन के ऑर्डर में लिखना है। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। ये एसिड है, जब इस एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा तो अल्कोहल का H और एसिड का OH रिमूव हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग और कैटालिस्ट का काम करता है, और यहाँ से C डबल बॉन्ड OR एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। और ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करें रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन की, तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन में यही है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्टेरिक हिंडरेंस। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस क्राउडिंग होगी, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब अगर हम एसिड के बारे में डिस्कस करें, तो एसिड जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन को अल्फा, तो आपका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम किसके अंदर होगी, 3 डिग्री के अंदर। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर COOH है, इसका ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे COOH है, ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ COOH है, ये 1 डिग्री है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सबसे लेस क्राउडिंग है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 1 की, फिर 2 की उससे कम, 3 की उससे कम, और 4 की सबसे कम होगी। तो सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होगा वो 4 होगा, और सबसे जो मोर रिएक्टिव होगा वो आपका 1 होगा। तो बताओ इसमें रिएक्टिविटी मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आपका बेटा NTA नीट पेपर नंबर 102 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको हर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।